मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों को पेपर सेकंड में क्षेत्रवाद विषय पर जानकारी देना चाहती हूँ। किसी भी क्षेत्र विशेष में क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म किसे कहते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी लें। तो किसी क्षेत्र पे विशेष में रहने वालों लोगों की जो भावना होती है उसे हम क्षेत्रवाद कहते हैं। जैसे कि वो हर क्षेत्र की अपनी एक अलग अलग भाषा होती है, संस्कृति होती है, इतिहास होता है, व्यवहार होता है। इन सब के आधार पे लोगों में जो है अपनत्व की भावना होती है और वो मतलब कि वो समूह की भावना होती है, उसे हम क्षेत्रवाद कह सकते हैं। क्षेत्रवाद को जो निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं वो दो होते हैं, एक तो व्यक्तिनिष्ठ तत्व और दूसरा है वस्तुनिष्ठ तत्व। व्यक्तिनिष्ठ तत्व के अंतर्गत समूह के जीवन के तरीके, रीति, प्रथा, परंपरा, भाषा, साहित्य, संस्कृति, विश्वास, मूल्य, धारणा आदि को लिया जाता है। समूह का जीवन तरीके, अगर हम ये देखें कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के जीने का तरीका अलग अलग होता है। हम हमारे भारतवर्ष में ही देखें उदाहरण के लिए, तो उत्तर भारत के लोगों के जीवन का तरीका और दक्षिण भारत के लोगों के जीवन का तरीका बिल्कुल भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार से पूर्वी भारत के लोगों का तरीका बिल्कुल अलग है, पश्चिमी भारत के लोगों का तरीका अलग है। तो ये समूह के जीवन का तरीका होता है। उनके रीति रिवाज, जो प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, इन सब में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। हम इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के लोगों की भाषा भी अलग अलग होती है। भारतवर्ष की दृष्टि से देखें तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, कहीं पे जो है पंजाबी बोली जाती है, कहीं पे मराठी बोली जाती है, कहीं तमिल, कन्नड़, असमिया, तेलुगु, इस प्रकार से अनेक भाषाएं जो है बोली जाती हैं। तो इसी प्रकार से हर क्षेत्र के अपना साहित्य होता है, उसकी संस्कृति होती है, वहाँ के लोगों का विश्वास होता है और जीवन मूल्य होता है और उनकी अपनी धारणाएं भी होती हैं। ये सब जो है व्यक्तिनिष्ठ तत्व के अंतर्गत आते हैं। फिर है वस्तुनिष्ठ तत्व। इसके अंतर्गत आते हैं मानव निर्मित जो पर्यावरण के संकुल हैं और ये भूक्षेत्र हैं, उनको शामिल किया जाता है। मानव निर्मित पर्यावरण में जितने भी हमारे भौतिक साधन हैं जिनको मानव ने निर्मित किया है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम क्षेत्रवाद की विशेषताएं देखें तो इसमें मतलब कि हम सबसे पहली विशेषता जो है वो है सीखा हुआ व्यवहार। हम क्षेत्रवाद कि हर क्षेत्र में जो है वो मैंने आपको जैसे बताया था व्यक्तिनिष्ठ तत्व के अंतर्गत कि हर क्षेत्र के लोगों के जीवन का तरीका अलग अलग होता है। तो वो उसके बाद में क्या होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है जीवन जीने का तरीका। तो यानी व्यक्ति जो समूह के समाज के लोग जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने उस व्यवहार को सीख के और आगे जो है उसी व्यवहार को अपनाते हैं। फिर है स्थानीय देशभक्ति। अब हर व्यक्ति अपने क्षेत्र को जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ मानता है। मानव की एक प्रवृत्ति है कि वो अपनी हर चीज़ को सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो वो हमें इसमें क्षेत्रवाद की भावना में भी देखने को मिलती है। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही क्षेत्र के लोग जो हैं एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बना लेते हैं, या वो जो है वो एक ही क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र के लोगों को वरीयता देते हैं और अन्य क्षेत्र के लोगों को कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में, अन्य अवसरों में वरीयता नहीं देते हैं। इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण भी हमें देखने को मिलता है। फिर है शोषक और शोषित की भावना। अब हर क्षेत्र का व्यक्ति अपने आप को जो है वो शक्तिशाली और दूसरे को अपने से कमज़ोर मानता है। दूसरा वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को अपने से थोड़ा सा वो मानता है, कमतर आंकता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे शोषक और शोषित की भावना का निर्माण होता है। फिर ये संस्कृति की भिन्नता। अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति में हमें कई अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं।
कुछ चीज़ें तो समान होती हैं सभी क्षेत्रों में, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं वो अलग अलग संस्कृति, वो क्योंकि आप जब आगे में आपको संस्कृति आपने फर्स्ट पढ़ी है पहले भी फर्स्ट ईयर में, तो आप संस्कृति में जब पढ़ाऊँगी तब मैं आपको संस्कृति की विशेषताएं भी बताऊँगी। राजनीति में प्रतिनिधित्व, हर क्षेत्र के लोगों को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिले, जिससे कि वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को जो है वो अपने उच्च नेताओं तक पहुंचा सके और उन क्षेत्र की समस्याओं को हल करवा सके। ये भी इसकी एक विशेषता के अंतर्गत आता है। और जब भी किसी भी हमारे देश में जैसे लोकतंत्र है, तो यहाँ पे जब कोई भी पार्टी विजेता होती है तो वो अपने विजेता पार्टी जो है का मुख्य प्रधानमंत्री जब अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है तो वो ये कोशिश करता है कि हर क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। तो वो जो उनके जो नेता उनके चुन के आते हैं उनको मंत्री पद या अन्य पद देता है, जिससे कि वो उस क्षेत्र की समस्याओं को भी हल कर सके और हर क्षेत्र के लोगों को लगे कि हमें भी देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। फिर है क्षेत्रीय संगठन। हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग कई समस्याएं होती हैं, कई विशेषताएं होती हैं। इन सबको समस्याओं को दूर करने के लिए या लोगों की एक व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, इन सब के लिए कई क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण होता है। और वो क्षेत्रीय संगठन जो है वो उस क्षेत्र के लोगों पे दबाव समूह का या अन्य लोगों पे दबाव समूह का काम करते हैं। भारत में क्षेत्रवाद के कारण, भारत में क्षेत्रवाद के दो प्रमुख कारण हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो है वो भौगोलिक पृथकता और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक भिन्नता, राजनीतिक तथा सामाजिक बताए हैं। इसमें सबसे पहले है भौगोलिक भिन्नताएं। भारतवर्ष एक विशाल देश है और उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक काफ़ी लंबे भूभाग क्षेत्र में फैला हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से इतने बड़े क्षेत्र में हमें कई प्रकार की भौगोलिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। भारत देश में पहाड़ी क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, पठारी क्षेत्र भी है, मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, समुद्री तटीय क्षेत्र भी है, यानी इस प्रकार सारी भौगोलिक परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। तो इन भिन्नताओं के कारण अलग अलग क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत। अलग अलग क्षेत्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत भी अलग अलग है। तो अगर हम भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो हम ये देखते हैं कि जो आक्रमणकारी अधिकांशतः भारत पे जो आए थे वो समुद्री मार्ग से और ज़मीनी मार्ग से आए थे। ज़मीनी मार्ग से आने वाले ज़्यादातर जो हैं वो हमारे उत्तर पश्चिमी भाग से उन्होंने आक्रमण किया, जिन आक्रमणकारियों ने, तो वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत हमें अलग देखने को मिलती है। तो जो ज़्यादा मतलब कि वो बाहरी आक्रमणकारियों से प्रभावित हुए उस क्षेत्र के लोगों की सांस्कृतिक विरासत अलग मिलती है, और जो अप्रभावित रहे आक्रमणकारियों से उन क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत में हमें अंतर देखने को मिलता है। फिर है राजनीतिक कारण। कई मतलब हमारे यहाँ पे भारत में कई कारणों से भाषा वो और क्षेत्र इसके आधार पे भी जो है कई आंदोलन चले हैं, और भाषा के आधार पे और राजनीतिक कारणों से भी मतलब कि क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। फिर है आर्थिक कारण। विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण, लोगों के बीच में विषम आर्थिक परिस्थितियां होने के कारण भी जो है क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। किसी क्षेत्र विशेष के लोग जो हैं ज़्यादा संपन्न होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पर्यावरणीय भौगोलिक मतलब की सुविधाएं उपलब्ध होती है, वहाँ के लोग ज़्यादा संपन्न होते हैं। जिन क्षेत्रों में हमें इस प्रकार की सुविधा उत्पन्न नहीं होती है, वहाँ के लोगों में थोड़े से गरीब होते हैं, जहाँ रोजगार के साधन उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इसका ये आर्थिक कारण भी होता है। फिर है सांस्कृतिक आंदोलन। समय समय पे सांस्कृतिक आंदोलन का भी चलना क्षेत्रवाद का कारण होता है। और राजनीतिक आंदोलन, विभिन्न सामाजिक समस्याओं के लिए कई राजनीतिक आंदोलन भी समय समय पे चले हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भी। ये सब भी जो है क्षेत्रवाद के एक मुख्य कारण होते हैं। फिर है भाषा की समस्या। इतने विशाल देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है।
कुछ द्रविड़ ग्रुप की भाषाएं हैं और कुछ देवनागरी ग्रुप की भाषाएं हैं। तो ये समस्या भी है। और मतलब हर व्यक्ति अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानता है। दूसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भी अंग्रेजी का ज़्यादा महत्व देना और उसे ही हमें एक लैंग्वेज के रूप में मानना, यह भी एक मुख्य समस्या के रूप में माना जाता है। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम। क्षेत्रवाद ने भारत में अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक है वो है पृथक्करण के रूप में वर्षों से कई क्षेत्रों में विद्यमान है। भारत के राज्यों की भौगोलिक सीमा का निर्धारण भाषा के आधार पर किया गया है। इसी प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में एक बड़ी बाधा है और इसके कई दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। वह क्षेत्रीय तनावों की बढ़ावा। कई बार हमें ऐसे देखते हैं कि दो राज्यों के बीच में कई चीज़ों का आपस में विवाद होता है और वो उनके बीच में यह विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो ऐसा लगता है कि दो देश की सीमाओं के बीच में कोई तनाव चल रहा हो। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हरियाणा और पंजाब में नदी जल बंटवारे का विवाद, पंजाब का राजस्थान के साथ भी नदी जल बंटवारे का विवाद। इसी प्रकार से राज्यों के पुनर्गठन के बाद में पंजाब और हरियाणा दोनों का चंडीगढ़ के ऊपर अपना अधिकार जमाना और दोनों की राजधानी अंत में चंडीगढ़ को ही बनाया गया और चंडीगढ़ स्वयं जो है क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से भाषावाद की समस्या। हर क्षेत्र की भाषाभाषी व्यक्ति अपनी भाषा को श्रेष्ठ समझता है और दूसरी भाषा को में वह शिक्षा प्राप्त करना है। तो एक ऐसी भाषा होना चाहिए जो संपूर्ण देश में एक दूसरे से संपर्क भाषा हो, लेकिन अभी तक ये समस्या नहीं सुलझ पाई है। राष्ट्रीय एकता में बाधक और क्षेत्रवाद की बढ़ावा हमें राष्ट्रीय एकता में भी बाधक बनती है। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके एक दूसरे के प्रति कई जो हैं मन के अंदर धारणाएं बना लेते हैं और ये धारणाएं जो हैं आगे चल के मतलब कि बहुत एक दूसरे के प्रति कटुता उत्पन्न करती हैं और ये राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है। सामाजिक न्याय में भी बाधक होती है, प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है और विध्वंसक और संकीर्ण नेतृत्व का विकास होता है जो कि लोगों के बीच में आपस में वैमनस्यता को बढ़ाते हैं। क्षेत्रवाद के निवारण एवं सुझाव। क्षेत्रवाद को समाप्त करने के लिए हमें दो प्रयास करने होंगे। पहले उन कारणों का निवारण जिनकी वजह से क्षेत्रवाद बढ़ता है, दूसरा वह सुझाव जिससे क्षेत्रवाद ना बढ़े। अगर इसके हम उपाय देखें तो पहला है राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण। संपूर्ण देश में एक ही राष्ट्रीय नीति का निर्धारण लागू की जाए। लोगों के अंदर मतलब कि सरकार जो है तुष्टीकरण की नीति ना अपनाए, तो ये सबसे बड़ी है। केंद्र की सक्रिय जो है भूमिका होना चाहिए इसमें और दबावपूर्ण नीति का त्याग कर देना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को कोई चीज़ ग्रहण करने में या कोई मतलब समस्या आ रही है या वो इसका विरोध कर रहे हैं तो दबाव के द्वारा उसे ग्रहण करने के स्थान पे उन्हें समझा बुझा के उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए। सांस्कृतिक एकीकरण होना चाहिए। समय समय पे संपूर्ण देश की संस्कृतियों का आपस में मेल जोल, उनके युवा ग्रुपों को एक दूसरे के क्षेत्रों में जाके एक दूसरे को संस्कृति को समझने का अवसर भी देना चाहिए। देश का संतुलित विकास होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है किसी क्षेत्र विशेष में, हम अपने देश में भी देखते हैं कहीं ज़्यादा विकास है और कहीं कम है। कहीं रेलवे लाइनों का बिल्कुल अभाव है, कहीं रेलवे लाइनों का जाल बिछा है, कहीं सड़कों का अभाव है, कहीं सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो ये बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, इन सब में अगर हम देखते हैं कुछ क्षेत्र जो है बहुत विकसित है और कुछ क्षेत्र में ये सब वाली सुविधाएं उत्पन्न नहीं है। तो ये सब भी एक इसका मुख्य कारण होते हैं। सामान्य आधार की खोज। एक ऐसी सामान्य आधार की खोज की जाए कि लोगों में क्षेत्रवाद की भावना नहीं उत्पन्न हो और लोगों के मन में ये भावना भी नहीं हो कि उनके किसी और के साथ पक्षपात किया जा रहा है और उनका जो है विकास में कहीं कोई चीज़ बाधक है। फिर ये क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान। हर व्यक्ति को अपनी भाषा की श्रेष्ठता के साथ साथ दूसरी भाषाओं का सम्मान भी करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान करेंगे तो क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न नहीं होगी। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध होना चाहिए।
जो मतलब कि भाषा के नाम पे, रीजन के, क्षेत्र के नाम के आधार पर जिन राजनीतिक दलों का निर्माण हो रहा है, अगर हम उन पर प्रतिबंध लगा दें तो सबसे कहीं ना कहीं हमें क्षेत्रवाद के ये क्षेत्रवाद के बढ़ावे को कहीं ना कहीं रोक लगेगी।